आज का कार्यक्रम 2 सत्रों में हुआ। पहला सत्र अनिल सिन्हा स्मृति व्याख्यान का है और दूसरा सत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि गोष्ठी का है। तो मैं इस अवसर पर आप तमाम मित्रों का स्वागत कर रहा हूं और आज के इस पहले सत्र की अध्यक्षता शिवमूर्ति जी करेंगे। मैं शिवमूर्ति जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। इस सत्र जो अनिल सिन्हा स्मृति व्याख्यान जिसका विषय भी है भारतीय फासीवाद और सांस्कृतिक प्रतिरोध और इसके वक्ता हैं आलोचक और आलोचना पत्रिका के संपादक प्रोफेसर आशुतोष कुमार। मैं आशुतोष जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैं मंच पर हम लोगों के शहर के जन बुद्धिजीवी जो अभी हाल में जिनका 75 साल पूरा हुआ है और उसका आयोजन भी शहर में हम लोगों ने मिलकर किया, मैं रमेश दीक्षित जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत जो इस उम्र में भी एक हम जैसे लोगों को ऊर्जा देते हैं, नरेश जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आ जाइए, आपका रहने से मंच समृद्ध होगा। यही रहने दीजिए। मित्रों, सबसे पहले हम सब लोगों की तरफ से मैं मंच से आग्रह करूंगा कि वे अनिल जी के चित्र पर पुष्पांजलि के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मंच की ओर हम सब लोगों की तरफ कुछ बातें व्याख्यान तक आने से पहले हम समझते हैं कि अनिल जी पर जरूर की जानी चाहिए। 12 साल बीत गया, लेकिन अनिल जी हमारी यादों में लगातार बसे हुए हैं और मैं समझता हूँ वे बसे रहेंगे। वे पटना से लखनऊ आए थे और जब यहाँ अमृत प्रभात की शुरुआत हुई, उस अमृत प्रभात में एक जो नई टीम आई थी जिसमें मंगलेश डबराल थे, मोहन थपलियाल, अजय सिंह, अनिल सिन्हा और भी बहुत सारे साथी थे और मुझे लगता है वह लखनऊ का एक बहुत अच्छा समय भी था साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए। और उसके बाद 1980 के दशक के बाद अनिल जी यह शहर उनका शहर हो गया और उन्होंने कहानी के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और कला समीक्षा के क्षेत्र में कला के बहुत गहरे व्यापार की थे। जितना उन्होंने लिखा उसकी तुलना में उनकी पुस्तकें कम छपी, कम आई। वे जन संस्कृति मंच के भी संस्थापकों में रहे और जन संस्कृति मंच उत्तर प्रदेश के वे पहले सचिव थे। अनिल जी का जो पूरा व्यक्तित्व है, जो लोग भी जानते हैं, वो जो पूरा व्यक्तित्व उनका
काफी लोकतांत्रिक रहा है। वह इस विचार के थे, वो बहस कर सकते थे, विचारों में एक दृढ़ता थी। लेकिन वहीं जो लोग भी अनिल सिन्हा से परिचित रहे हैं, उनके करीब रहे हैं, वो जानते हैं कि उनके व्यवहार में कितना लचीलापन था। वो बाहर से बहुत शांत दिखते थे, लेकिन अंदर से वो खदबदाते हुए लगातार मिलते थे। एक बेचैनी, एक परेशानी। आपको मैं बताऊं, वो लगातार बीमार होते चले गए, लेकिन बीमारी के बाद भी उनका काम नहीं हुआ। वो चल नहीं सकते थे, फिर भी चलते थे। वे सीढ़ियां चढ़ नहीं सकते थे, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते थे। ये दिसंबर का महीना है, 2010 दिसंबर का। अमीनाबाद इंटर कॉलेज में उन्हीं दिनों विनायक सेन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। और हमारे साथी एसके पंजम, यहाँ ओपी सिन्हा जी हैं, सत्येंद्र कुमार जी अब वो नहीं है हम लोगों के बीच में। उन सब लोगों के प्रयत्न से, के शुक्ला जी, इस सब लोगों की पहल से उस अमीनाबाद इंटर कॉलेज में इस प्रश्न को लेकर विनायक सेन की वो जो सजा हुई थी, उसको लेकर के गोष्ठी हुई। और उस गोष्ठी में, क्योंकि उसके दूसरे दिन ही उन्हें दिल्ली जाना था, वो चढ़ नहीं सकते थे उस सीढ़ियाँ, हम लोगों के सहारे उस दिन गए। और उस समय जाते समय उन्होंने 3 लेख मुझे सौंप कर गए थे, अपने हाथ से लिख कर। एक लेख था अलाव पत्रिका के लिए, नागार्जुन के गद्य पर उन्होंने लिखा था। दूसरा लेख उन्हीं दिनों लखनऊ के रविंद्रालय में एनजीओ की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उस पर था कि खौफनाक समय में सतर्कता, इस शीर्षक था। और तीसरा लेख था इरोम शर्मिला, जो लगातार अनशन पर थी, भूख हड़ताल पर थी, आपदा के खिलाफ, उन पर था। तो वह लेख बाद में अलाव में नागार्जुन के गद्य पर छपा। तो कहने का आशय यह कि जीवन के अंतिम समय तक वह संघर्ष करते रहे। और पटना जाते हुए दिल्ली से, क्योंकि पटना जाने के बाद पटना से उन्हें लखनऊ आना था फरवरी के महीने में, 25 फरवरी को, वहीं रास्ते में ही उन्हें मस्तिष्क आघात हुआ और उनका निधन हुआ। तो आज भी हम अनिल जी को याद करते हैं, और ऐसे साथी बहुत मुश्किल से तैयार होते हैं, और जो यह बात कहते हैं कि खौफनाक समय में सतर्कता। तो मुझे लगता है कि आज अनिल जी ने जो खौफनाक समय अपने समय में 2010 में देखा था, जब विनायक सेन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, अब तो उस समय ने और विस्तार ले लिया है, और हमें और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। और अनिल जी जो बात ये कहते हैं, वो हमारे लिए आज भी अनुकरणीय है, आज की सच्चाई है। हम सभी लोग अनिल जी को याद करते हैं, और आज का यह कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। अब हम लोग जो मुख्य कार्यक्रम है व्याख्यान का, जिसका विषय है भारतीय फासीवाद और सांस्कृतिक प्रतिरोध, क्योंकि हम लोग जिस दौर में हैं, यह हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि उस दौर की सही पहचान की जाए, क्योंकि 2014 के बाद का भारत वही नहीं है जो 2014 के पहले था। हमारी आज़ादी के संघर्ष ने कुछ मूल्य अर्जित किए थे, उससे हमारी कुछ प्राप्तियां थी, जिसमें हमने लोकतंत्र प्राप्त किया था, हमने लिखने और बोलने की आज़ादी हासिल की थी, हमें संविधान मिला था,
और रमेश जी अक्सर इस बात को कहते हैं कि आज़ादी ने लोकतंत्र दिया, आज़ादी ने संविधान दिया, आज़ादी ने प्रजा से इस देश के लोगों को नागरिक बनाया। हम नहीं कहते कि जो आज़ादी के बाद की व्यवस्था रही वो बहुत हमारे स्वप्न या हमारे क्रांतिकारियों या हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्वप्न के अनुकूल, लेकिन जो था वह सब भी जो संघर्ष से हासिल हुआ था वो सब आज निशाने पर है। आज हम देख रहे हैं कि जो हालात है वो हमारे सामने है। राज्य से लेकर समाज, शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, स्मृतियां, सभी चीजों पर सभी चीजें हमारे निशाने, आज व्यवस्था के निशाने पर। तो यह जो दौर है, इस दौर को जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा सारी चीजों को अनुकूलित किया जा रहा है। यह बहस भी है किस दौर को किस रूप में देखा जाए और क्या यह दौर फांसीवाद का दौर है, इस पर बहस भी है। लेकिन जो स्थितियां बताती हैं वह फांसीवाद को ही सामने ले आती हैं कि हमारा दौर फांसीवाद का दौर है। हमने देखा 1992 में जो एक तरफ बाबरी मस्जिद गिराया जाता है तो दूसरी ओर नौ उदारवाद की व्यवस्था सामने आती है। आज उसका विकास, उसका उच्चतर रूप हम देख सकते हैं। तो यह इसके साथ यह भी एक बहस में है कि भारत का फांसीवाद, क्या जो यूरोपीय देशों में फांसीवाद आया, जर्मनी और इटली आदि देशों में जो फांसीवाद था, क्या उसी की तरह का है या भारत के फांसीवाद की क्या विशिष्टता है, क्या विशेषता है और इस दौर में हम उसकी पहचान कैसे करें। साथ ही हमारे प्रतिरोध की इस दौर में क्या संभावना है। एक संस्कृति कर्मी, एक लेखक, रचनाकार, बुद्धिजीवी, नागरिक की क्या भूमिका बनती है इस दौर में। तो हम इसी विषय पर आशुतोष कुमार जी को सुनेंगे और आशुतोष कुमार जी के बाद एक संक्षेप में हम लोग कुछ सवाल जवाब का भी सत्र आयोजित करेंगे ताकि बातचीत जीवंत हो। तो मैं आशुतोष कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। आशुतोष शुक्रिया कौशल जी, शिवमूर्ति जी, नरेश जी और आप सभी साथी जिनसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है आज इस दिन जब हम अनिल सिन्हा जी को याद कर रहे हैं। आज लखनऊ में उस सभागार में बैठ के अनिल सिन्हा को याद करना, अनिल सिन्हा की विरासत को याद करना और उनके दौर को याद करना वो अपने आप में प्रतिरोध की एक बड़ी कार्रवाई है। मुझे इस बात की जानकारी है और मैं इस बात के चलते गौरव महसूस करता हूं कि आपके शहर में आप साथियों के द्वारा लगातार अनिल सिन्हा जी को याद किया जाता है। मेरी भी उनसे कुछ मुलाकातें हैं, बहुत नहीं है, हालांकि हम एक ही संगठन से जुड़े रहे, लेकिन और मैंने कुछ समय उत्तर प्रदेश
जश्न की जिम्मेदारी भी उठाई थी, खास तौर पर उसी दौर में अनिल सिन्हा जी को ज्यादा करीब से जानने समझने का मुझे मौका मिला। हालांकि बहुत सघन और बहुत गहन हमारी मुलाकातें नहीं रही हैं, लेकिन जितनी भी रही हैं उसमें जो सबसे गहरी बात मुझे हमेशा याद रहती है और जो अक्सर मुझे हॉन्ट भी करती है, कई बार जब कोई ऐसा पसंद ना हो तब भी, कि कोई भी बात चल रही हो, बहस चल रही हो, कार्यक्रम चल रहा हो, उसमें जहां अनिल सिन्हा जी की असहमतियां होती थी गहरी, वो उन असहमतियों पे या तो मंच से, या अगर मंच से नहीं तो अक्सर मंच के नीचे से बाहर बुलाकर बहुत प्यार से, बड़ी आत्मीयता से, हंसते हुए लेकिन पूरी गंभीरता से बात जरूर करते थे। रास्ता दिखाने का काम कि हम कहां चूक सकते हैं, कहां भूल हो सकती है, वो जिम्मेदारी उन्होंने कभी भी हल्के में नहीं ली। तो एक शालीनता के साथ, एक दोस्ताना लोकतांत्रिक मिजाज के साथ संगठन के भीतर भी जनवादी और लोकतांत्रिक स्पेस को लगातार मजबूत बनाने की जो एक जद्दोजहद थी, उसमें अनिल जी की भूमिका हमेशा याद आती है। अनिल जी असल में उस दौर की उपज है जिसको हम लोग भारतीय इतिहास में 70 का दशक कहते हैं। 70 के दशक के जो संघर्ष थे, जो सपने थे, उसमें बड़े आंदोलनों को और बड़े व्यक्तित्वों को जन्म दिया। और वो असल में एक ऐसा दौर था जिसने पहली बार भारतीय लोकतंत्र की विफलता और भारतीय लोकतंत्र के संकट को मजबूती से रेखांकित किया था, और जिसने इशारा किया था कि जो आजादी मिली है और जिस तरह का लोकतंत्र हमने बनाया है, उसमें अगर हम हिंदुस्तान के गरीब, मजदूर, किसान, सर्वहारा तबकों के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के एजेंडे पे गंभीरता से काम नहीं करेंगे, सत्ता के उपकरणों पर मध्य वर्ग का, निम्न पूंजीपति वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का जो अटूट वर्चस्व दिखाई पड़ रहा है, उसमें अगर बदलाव नहीं किया गया और किसानों के, मजदूरों के मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख प्रश्न के रूप में नहीं उठाया गया, तो यह लोकतंत्र विफल होगा और तानाशाही या फासिज्म की तरफ बढ़ेगा। ये बात 70 के तमाम आंदोलनों की के भीतर छुपी हुई एक चेतावनी थी कि हमें अपनी समूची अर्थ राजनीति को, समाज नीति को सर्वहारा की दिशा में मोड़ने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे। और आज निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि हम उसी परिणति का सामना कर रहे हैं, उसी के आमने सामने खड़े हैं। तो अनिल सिन्हा उसी दौर के उपज थे और उन्हीं आंदोलनों के साथ अपने साहित्यिक लेखन को, कहानियों को और अपनी पत्रकारिता को, अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को, तमाम तरह की गतिविधियों को हमेशा उसी रोशनी में वो देखते रहे, उसी के साथ आगे बढ़ते रहे।
इसलिए आज के दौर में जब हम एक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जिसको हम फांसीवाद कहते हैं, भारतीय फांसीवाद कहते हैं, उस समय अनिल सिन्हा की विरासत को याद करना बहुत मानी है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो कला का काम हो, साहित्य का काम हो, संस्कृति का काम हो, लेकिन वो बुनियादी तौर पे एक राजनीतिक काम है, ये समझदारी होनी चाहिए। जैसे कि कुछ समय पहले किस्म के सम्मेलन में हिंदी के कवि देवी प्रसाद जी ने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध राजनीति का सबसे प्रखर रूप है। वो बात किन्हीं परिस्थितियों में किसी सीमाओं में सही हो सकती है, लेकिन जहां तक रोज बरोज का सवाल है, कला और साहित्य ही राजनीति का सबसे प्रमुख प्रखर रूप है। संस्कृति के जरिए जो राजनीति की जाती है वो सबसे अस्थायी, सबसे असरकारी और सबसे बुनियादी होती है। इसलिए संस्कृति कला का काम करते हुए इस बात को भूलना नहीं चाहिए, इसको भुला देने की कोशिश बहुत की जाती है। अभी आज ही के दिन एक बहस सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही। दिल्ली में एक बहुत प्रतिष्ठित साहित्यिक आयोजन हुआ करता है, हर साल होता है, बहुत लोकप्रिय है, हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, वहां पहुंचते हैं। रेखता एक वेबसाइट भी है, एक संगठन भी है, और वो उर्दू शायरी को, हिंदुस्तानी तहजीब को लेकर बहुत तरह के आयोजन अपने उस राष्ट्रीय सम्मेलन में करते हैं। अभी हिंदी के एक कवि ने ये घोषणा की है कि मैं उसमें नहीं जाऊंगा, अशोक वाजपेयी ने, क्योंकि ये कहा गया है कि इसमें जो कवि आएंगे वो ऐसी कविताएं नहीं सुनाएंगे जिसमें वर्तमान सरकार की आलोचना की गई। यानी जितने भी कवियों, शायरों, लेखकों, कलाकारों को बुलाया गया, इस बात को प्रकट कर दिया किसी एक कवि ने, और मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात की बधाई दी जानी चाहिए। भले ही हिंदी साहित्य में उनसे खुद हमारा लंबा वैचारिक संघर्ष बहुत सारे सवालों को लेकर रहा, और साहित्य और राजनीति के रिश्ते को भी लेकर रहा। सबसे ज्यादा बहस अशोक वाजपेयी से प्रगतिशील लोगों की इसी बात को लेकर रही है कि वो हमेशा कहते रहे कि भाई साहित्य को, कला को राजनीति से अलग रखिए, इसको राजनीति का उपनिवेश मत बनाइए, वो कहते रहे। लेकिन आज की ऐसी परिस्थिति है कि उन्हीं को ये कहना पड़ रहा है कि मैं इस शर्त को स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं कविता सुनाऊंगा, मुझसे कहा जाए कि आप सरकार की आलोचना नहीं करेंगे। कायदे से अगर पुरानी बहसों को देखा जाए तो उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो खुद ही कहते रहना। लेकिन उस जमाने में वो कहना और उस जमाने में ये कहना, ये असल में इस जमाने की सच्चाइयों ने बहुत से लोगों को मजबूर किया है कि वो पुरानी बहसों को नए सिरे से देखें। क्या आप कवियों, लेखकों, कलाकारों से ये कह सकते हैं कि आप किसी मंच पे जाएं, कुछ लिखें, किसी पत्रिका में लिखें, सोशल मीडिया पे लिखें, मीडिया में लिखें, तो इस शर्त के तहत लिखें कि आप सरकार की आलोचना नहीं करेंगे? और अगर इस शर्त के तहत लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाए, और क्या इस शर्त को स्वीकार कर लिया जाए? क्या लेखक, कवि, कलाकार इस शर्त को स्वीकार कर लेंगे, मंजूर कर लेंगे? ये दिखाई दे रहा है कि ये उतना बड़ा आउटरेज नहीं पैदा कर रहा जितना करना चाहिए। किसी एक कवि ने वहां जाने से मना कर दिया, नहीं कर दिया, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि ऐसी शर्त कैसे रखी जा सकती है। और रेखता के आयोजक भी क्या करेंगे? उनको मालूम है कि अगर वो ऐसी शर्त नहीं रखेंगे तो अगले दिन आईटी की रेड हो जाएगी,
सीबीआई लग जाएगी, एफआईआर हो जाएगा, साल 2 साल के लिए हो सकता है जेल के अंदर ठूस दिए जाएं। कुछ साल बाद किसी न्यायाधीश की आत्मा अगर जगेगी तो पता चलेगा कि फर्जी केस था, बेल दे दी जाएगी। लेकिन कुछ एक साल भी अगर आपको जेल में रहना पड़े, जैसे कि हमारे लेखकों पत्रकारों को रहना पड़ रहा है, जो विरोध की आवाज उठा रहे हैं, या उनको सरकारी छापों में उत्पीड़न और इस तरह के सोशल मीडिया कैंपेन का सामना करना पड़ता है, तो बहुत कम लोग होंगे या बहुत कम लोग हैं जो इसके दबाव में आने से इनकार कर देंगे, उस दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। तो अगर रेखता के आयोजक झुक जाते हैं, हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। रेखता के आयोजक के सामने बीबीसी वाला सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बीबीसी को भी इस देश में अगर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बीबीसी एक ऐसी आवाज है, मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि बीबीसी कोई क्रांतिकारी चैनल है या ब्रिटेन के सरकारी हितों से उसका कोई गठबंधन नहीं है, कि ब्रिटेन अपनी नीतियां बीबीसी के माध्यम से नहीं आगे बढ़ाता है। हम सब जानते हैं कि ऐसा होता है। इसके बावजूद जो बीबीसी की ऑटोनॉमी है, जो उनके कहने की आज़ादी है, समाचार छापने की आज़ादी है, वो उसको असर्ट करते हैं। और ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जब बीबीसी में ऐसे रिपोर्टें छपी हैं, प्रसारित की गई हैं, जो सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार की आलोचना करती हैं, जो लड़ाइयों में ब्रिटिश सरकार की भूमिका को प्रशंसित करती हैं। ऐसे रिपोर्टें भी बीबीसी पे आती रहती हैं और ब्रिटिश सरकार की हिम्मत नहीं होती है कि बीबीसी से कह दे कि आप ऐसे रिपोर्टें नहीं छापेंगे, और अगर छापेंगे तो आईटी की रेड पड़ जाएगी आप लोगों को, या आपके लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। तो ब्रिटेन की सरकार ने यह समझते हुए भी कि हिंदुस्तान की सरकार की आलोचना करना आज की जो वर्ल्ड पॉलिटी है उसमें भी बहुत रिस्की काम है, और इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा पहले कि इस डॉक्यूमेंट्री में जो कुछ दिखाया गया है उससे उनकी सहमति हो ये जरूरी नहीं है। उनमें इतना राजनीतिक साहस नहीं हो सकता था कि वो कहते कि मुझे एक प्रधानमंत्री के रूप में इस डॉक्यूमेंट्री पे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्री आपके सामने है, देखिए और फैसला कीजिए। उनको बयान देना पड़ा कि हमारी सहमति इससे नहीं हो सकती है। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी इस दबाव में कहीं न कहीं है, लेकिन फिर भी बीबीसी पे जब रेड पड़ा तो उसने ये कहा कि ये रेड गलत है और ये लोकतांत्रिक स्पेस पे हमला है, उसको कम करना। तो वो रिस्क उठा के भी अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ता है। ये ब्रिटिश लोकतंत्र की मजबूती का एक संकेत है जो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो फांसीवाद अब कोई कहानियों की बात नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अभी भी हम देखते हैं कि कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, या इस शहर में लखनऊ में हम बैठ के गोष्ठी कर पा रहे हैं, यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, जहां भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक बुलडोजर हो गया है। भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक गांधी जी ने चरखे को बनाया था। चरखा बहुत सारी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो मेहनत का आवाम को भी करता है। और आज बुलडोजर हो गया लोकतंत्र का प्रतीक, और बुलडोजर की प्रशस्तियां लिखी जा रही हैं, और जो ज्यादा बुलडोजर चला सकता है वो सबसे लोकप्रिय होगा,
वो सबसे असरदार होगा, सबसे सफल होगा, ये कॉमन सेंस बन गया है। इस दौर में हम इस गोष्ठी में यहाँ बैठे हैं और बात कर पा रहे हैं, ये प्रतिरोध हम कर पा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अदृश्य तलवार हमारे सिरों पे मंडला नहीं रही। जिस दिन सत्ता को ये भय महसूस होगा कि ये गोष्ठी और इसकी आवाजें इस कमरे तक सीमित नहीं है, इस कमरे तक सीमित नहीं रहेंगी, इस कमरे के बाहर निकलेंगी, जनता के बीच पहुंचेंगी, उस दिन शायद हम यहां बैठ के गोष्ठी नहीं कर पाएंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी उन्हें इतना डर नहीं महसूस होता। तो एक अदृश्य तलवार है जो इतनी अदृश्य भी नहीं है। एक स्पष्ट मैसेज है कि आप अगर सरकार की आलोचना करेंगे तो आपको तबाह कर दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। और तबाह कर दिया जाना या जेल में बंद कर दिया जाना भी इतनी भीषण बात नहीं है कि लोग उससे डर जाएं। लिखने पढ़ने वाले तो उसके लिए तैयार ही रहते हैं, जो ईमानदारी से लिखने पढ़ने वाले होते हैं। यह भी इतनी बड़ी विभीषिका नहीं है। बड़ी विभीषिका यह है कि जब आप तबाह किए जाएंगे या जेल भेज दिए जाएंगे, उस समय जनता के विशाल तबके आपके विरोध में खड़े होंगे, वो आपकी निंदा कर रहे होंगे, आपको देशद्रोही समझ रहे होंगे और सरकार की तारीफ कर रहे होंगे कि उसने आपको जेल में बंद कर दिया। ये जो विभीषिका है, ये फांसीवाद, इसके बिना जो कुछ है वो तानाशाही है। तानाशाही और फांसीवाद में ये जो मूलभूत फर्क है वो हमारे दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी सरकार विरोध या आलोचना बर्दाश्त नहीं करती है। सभी सरकारें लोगों को, लेखकों, कलाकारों को जेल भेजती हैं। लोकतांत्रिक सरकारें भी ऐसा करती हैं। लेकिन जब लोगों को जेल भेजा जा रहा हो तो जनता तालियां नहीं बजाती। अगर जनता, एक बहुत बड़ी जनता तालियां बजा रही है तो ये एक हकीकत है जिसे हमें अच्छी तरह समझना चाहिए, देखना चाहिए। और ये जो विभीषिका है वो वास्तविक है और गंभीर है। और वो फांसीवाद का सबसे बुनियादी लक्ष्य है। इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि हम भारत में फांसीवाद का सामना करना है, तो हम इस सच्चाई की तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं। बहुत से लोग अभी भी भ्रम में हैं। लेफ्ट सर्किल्स में भी बहस होती रहती है कि फांसीवाद कहना चाहिए कि प्रोटो फांसीवाद कहना चाहिए। अभी तो लोकतंत्र है, अभी तो चुनाव हो रहे हैं, अभी तो चुनाव में सत्ताधारी पार्टी कई बार हार भी जा रही है, यानी जनता के पास अभी भी विकल्प है कि वो चाहे तो सरकार बदल दे। संसद है, लोकसभा है, विधानसभा है, मीडिया में भी भले ही एक बड़े हिस्से पर सरकारी कब्जा हो गया हो, लेकिन यदि कुछ